नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अंग्रेजी कंपनी का भारत में आगमन पढ़ेंगे। जो ब्रिटिश कंपनियां थी भारत में आई थी उसके आगमन को पढ़ेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये अंग्रेजी कंपनी भारत आए, यहाँ पर उन्होंने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार किया और किस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपनी शासन को भी स्थापित किया। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पुर्तगाली व्यापारी और उसके बाद डच व्यापारियों के बारे में पढ़ा है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इन दोनों वीडियोओं के माध्यम से पुर्तगाली और डच व्यापारी के संबंध में सारे तथ्यों को अच्छी तरीके से समझा होगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अंग्रेज व्यापारियों के आगमन से। शुरुआत करेंगे हम लोग अंग्रेजी कंपनी के गठन से। हम लोग जानते हैं कि डच व्यापारी 1596 ईस्वी में भारत आए थे। 1596 ईस्वी में भारत आए थे। डच व्यापारी के भारत आने के बाद सितंबर 1599 ईस्वी में, कब? सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन में वहाँ के कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक कंपनी का निर्माण किया। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक कंपनी का निर्माण किया। किसके लिए? तो पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए। इस कंपनी का निर्माण किस लिए किया गया? पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी व्यापारी से पहले डच व्यापारी, पुर्तगाली व्यापारी इत्यादि यहाँ पर आकर के अच्छी तरीके से यहाँ पर अपना व्यापार को बढ़ा रहे थे। इसकी सूचना जो है कि अन्य यूरोपीय देशों को भी लग रही थी और उसमें से अंग्रेज भी एक थे। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि पूरब के देशों के साथ व्यापार करना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो रहा है। उन्हें जब इस बात की सूचना मिली तब उन्होंने भी एक कंपनी की स्थापना की। किसके लिए? तो पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए। अब ये जो कंपनी की स्थापना की किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। कंपनी का नाम उन्होंने कैसा रखा? देखिए, कंपनी का नाम याद रख करना बहुत ही आसान हो जाता है यहाँ पर, यदि आप इस कंपनी के नाम को तोड़ कर पार्ट वाइज याद करेंगे। जैसे कि पहले क्या याद रखना है? गवर्नर एंड कंपनी, गवर्नर एंड कंपनी, गवर्नर एंड कंपनी, ये याद रख लिए। फिर उसके बाद ये कंपनी किन लोगों की है? तो ऑफ मर्चेंट, यानी कि मर्चेंट का है। कहाँ की है? ऑफ लंदन, ऑफ लंदन। तो ऐसे तोड़ के याद रखना है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। और ये कंपनी व्यापार कहाँ करेगी? तो ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया। ट्रेडिंग मतलब होता है व्यापार कर रही है, तो ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया। तो ईस्ट इंडिया या ईस्ट इंडीज़ कह सकते हैं, यानी कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेगी ये कंपनी। इसलिए कंपनी का नाम क्या हो जाएगा? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया। तो इस प्रकार से कंपनी का नाम याद रख लेंगे। तो कंपनी का क्या नाम है? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया। किसने की स्थापना? किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। कब की? सितंबर 1599 ईस्वी में। अब कंपनी की स्थापना हो गई। कंपनी की स्थापना के बाद इस कंपनी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने, क्या नाम है महारानी का? एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। कब किया? तो 31 दिसंबर 1600, यानी कि 1600 ईस्वी तो ख़त्म होने ही वाली है। होने ही वाली क्या है? ख़त्म हो गई। 31 दिसंबर तो लास्ट होता है 1600। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान करते हुए इस कंपनी को पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए भेजी। अब इसके बाद जब कंपनी बन गई है तो कंपनी बनने के बाद इस कंपनी को मॉनिटर करने के लिए, इस कंपनी को प्रबंधित करने के लिए, यानी कि इसकी व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ लोग चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक समिति का गठन किया, प्रबंधन के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति में कौन कौन लोग थे? तो एक थे मुख्य निदेशक, दूसरा एक उपनिदेशक, उसके साथ साथ 24 अन्य सदस्य थे। तो 24 अन्य सदस्य के साथ एक मुख्य निदेशक, एक उपनिदेशक, इतने लोग थे इसके कंपनी के प्रबंधन समिति में। बाद में यही समिति जो है
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि निर्देशक मंडल के नाम से जानी गई। यानी कि कंपनी को संचालित करने वाली जो निदेशक मंडल बाद में बनी, यही समिति थी, यही प्रबंधन समिति थी, जिसे बाद में निदेशक मंडल के नाम से जाना जाने लगा। तो इस प्रकार से कंपनी की प्रबंधन के लिए समिति बन गई, कंपनी की स्थापना हो गई। अब कंपनी को पूर्व के देशों में आना था। 1601 ईस्वी में यह कंपनी जो है, अंग्रेज़ों की यह कंपनी 1601 ईस्वी में इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर पहुंचा। कहाँ पर पहुंचा? इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर पहुंचा। और उसके बाद तब तक जो है कि 1603 ईस्वी तक इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। तो महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु इंग्लैंड में कब हुई? 1603 ईस्वी में। ये जो अंग्रेजी कंपनी थी, ये पूर्वी देशों की तरफ कब आए? 1601 ईस्वी में। कहाँ पर सबसे पहली बार आए? तो इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर। अब तक भारत नहीं पहुँची है कंपनियाँ। अंग्रेजी कंपनियाँ 1601 ईस्वी में भारत नहीं, इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर पहुँची है। और उसके बाद 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद सवाल आता है कि ये भारत में कब पहुंची? यानी कि ये जो अंग्रेजी कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनियां थी, यानी कि अंग्रेजी कंपनियां थी जो व्यापार करने भारत एवं पूर्वी देशों की तरफ आई थी, वो भारत कब पहुंची? तो हम लोग अब पढ़ेंगे भारत में प्रथम अंग्रेज जिन्होंने यहाँ पर कंपनी की फैक्ट्री स्थापित करने की जो है कि कोशिश की। तो भारत में प्रथम अंग्रेज की जब बात करेंगे तो नाम आता है जॉन हॉकिंस का। किसका नाम आता है? जॉन हॉकिंस का। जॉन हॉकिंस कब आए थे? 1608 ईस्वी में। यानी कि भारत में सबसे पहले आने वाले अंग्रेज कौन है? जॉन हॉकिंस। और सबसे पहले कब आए अंग्रेज? 1608 ईस्वी में, समुद्री मार्ग से। यानी कि समुद्री मार्ग से आने वाले जो हैं प्रथम अंग्रेज कौन है? 1608 ईस्वी में जॉन हॉकिंस। जॉन हॉकिंस 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से सूरत बंदरगाह पर आया। कहाँ पर आया? सूरत बंदरगाह पर। क्या याद रखना है? कौन सा बंदरगाह? सूरत बंदरगाह। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम अंग्रेज जॉन हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत आया, वह किस बंदरगाह पर आया था? आंसर होगा सूरत बंदरगाह। कब आया था? 1608 ईस्वी में। उसके जहाज़ का क्या नाम था? हेक्टर नाम था। तो इस प्रकार से जॉन हॉकिंस जो है समुद्री रास्ते से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज बन गया। जॉन हॉकिंस जिस समय चला था उस समय अंग्रेज में सम्राट थे जेम्स प्रथम। उस समय अंग्रेज के सम्राट कौन थे? जेम्स प्रथम थे। क्यों? क्योंकि 1603 ईस्वी में तो महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी है। 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई है। उसके बाद जो वहाँ का सम्राट बनता है जेम्स प्रथम बनता है। और जेम्स प्रथम के राज दरबार से जॉन हॉकिंस जो है कि चलता है। कहाँ चलता है? इंडिया की ओर। और इंडिया में उस समय मुग़ल बादशाह कौन था? अकबर था। उस समय इंडिया में मुग़ल बादशाह अकबर था। जिस समय जेम्स प्रथम के दरबार से जॉन हॉकिंस चला था, जिस समय जॉन हॉकिंस इंग्लैंड से चला था, उस समय इंडिया में मुग़ल सम्राट अकबर था। लेकिन जब जॉन हॉकिंस 1608 ईस्वी में इंडिया पहुंचता है, तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है। अकबर की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। कब होती है? तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1605 ईस्वी में। तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। लेकिन जॉन हॉकिंस कब पहुंचा? 1608 ईस्वी में। तो यहाँ पर भी नया राजा बन चुका था, और नया राजा यहाँ पर था जहांगीर। यानी कि जॉन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि जॉन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा, लेकिन वह इंग्लैंड से जब चला था, उस समय भारत में मुग़ल सम्राट कौन था? तो सम्राट अकबर उस समय भारत में मुग़ल सम्राट थे, और जिनकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई। तो 1605 ईस्वी में हो जाने के कारण जॉन हॉकिंस अकबर के दरबार में न पहुंचकर किसके दरबार में पहुंचता है? तो जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। जॉन हॉकिंस को तुर्की और फारसी दोनों भाषा की अच्छी नॉलेज थी। दोनों भाषा अच्छी तरीके से वो जानते थे। उन्होंने जहांगीर के दरबार में फारसी भाषा में बात की। जॉन हॉकिंस किस भाषा में बात करता है? फारसी भाषा में। यहाँ पर ये कहानी जो है, इसकी थोड़ी सी इस कहानी को माइंड सेट करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा याद रहेगा। तो याद क्या रखना है?
जॉन हॉकिंस 1508 ईस्वी में भारत आया और वह जब भारत आया तो जहांगीर के दरबार में पहुंचा और जहांगीर के दरबार में जाकर के उन्होंने जो मुग़ल साम्राज्य की उस समय आधिकारिक भाषा थी, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज में, फ़ारसी लैंग्वेज में उन्होंने जहांगीर के दरबार में वहाँ के लोगों से बात की और इससे प्रभावित हो गए। कौन? जहांगीर इससे प्रभावित हो करके उन्होंने जॉन हॉकिंस को सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी। इसके साथ साथ जहांगीर ने जॉन हॉकिंस से खुश होकर के 400 का मनसब प्रदान किया। कितना का? 400 का मनसब प्रदान किया। साथ साथ जॉन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि जॉन हॉकिंस जो पहले अंग्रेज भारत आने वाले, समुद्री मार्ग से आने वाले पहले अंग्रेज थे, उसको इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने। किसने दी? जहांगीर ने। तो इंग्लिश खान की उपाधि मिलता है जॉन हॉकिंस को, उसके साथ साथ 400 का मनसब भी मिलता है, साथ साथ सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति भी मिल जाती है। और ये सब काम जो है कि जॉन हॉकिंस ने जहांगीर का दिल जीत के किया था। यानी कि उन्होंने फ़ारसी भाषा में इतनी अच्छी तरीके से बात की फ़ारसी भाषा में कि जहांगीर उससे अच्छा खासा प्रभावित हो चुका था। तो इस प्रकार से जहांगीर के समय में 1608 ईस्वी में अंग्रेज़ों को सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिल गई। अंग्रेज़ों को 1608 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिल गई, लेकिन ये काम सफल नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? इसके पीछे कारण है पुर्तगालियों की शत्रुतापूर्ण कार्य। पुर्तगाली व्यापारी पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे और उसकी शत्रुतापूर्ण कार्य के कारण ये फैक्ट्री निर्माण के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी। उसके साथ साथ सूरत के जो सौदागर थे उनका भी विरोध हो रहा था। तो इन कारणों से जो अंग्रेज़ की फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में बन रही थी, जो अनुमति मिली थी जहांगीर की तरफ से, जहांगीर ने वह अनुमति वापस ले ली और 1608 ईस्वी में जो अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री सूरत में बनती वह रुक गई, यानी कि निर्माण कार्य रुक गया। तो इस प्रकार से अनुमति रद्द हो जाने के कारण जो अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री सूरत में बन रही थी वह रुक गई, वह बंद हो गई। अब इसके बाद अंग्रेज़ क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? नहीं, वो फिर उन्होंने जो है कि दूसरे जगह पर उन्होंने फैक्ट्री लगाने की कोशिश की। 1611 ईस्वी में, यानी कि 1608 के बाद 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडिल्टन नाम याद रखना पड़ेगा। कैप्टन मिडिल्टन ने, क्या नाम है? कैप्टन मिडिल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों की जहाजी बेड़े को परास्त करके जहांगीर को फिर से प्रभावित किया। यानी कि जहांगीर को फिर से प्रभावित किसने किया? कैप्टन मिडिल्टन। इससे पहले 1608 ईस्वी में किसने किया था? जॉन हॉकिंस। अब की बार 1611 में कौन कर रहा है? कैप्टन मिडिल्टन। कैसे कर रहा है? तो स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त करके जहांगीर को प्रभावित किया। अब फिर से जहांगीर प्रभावित हो गए और 1613 ईस्वी में फिर से जहांगीर ने सूरत में जो फैक्ट्री बंद हो गई थी 1608 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में फिर से सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की, यानी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। किसने दे दी? जहांगीर ने। इससे पहले अंग्रेज़ों ने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लिया था। इससे पहले अंग्रेज़ों ने, यानी कि सूरत में फैक्ट्री 1608 ईस्वी में बननी शुरू हुई थी, वो रुक गई। रुकने के बाद फिर से सूरत में फैक्ट्री बननी कब स्टार्ट हुई? तो 1613 ईस्वी में। लेकिन इससे पहले 1611 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ बना ली थी? मसूलीपट्टनम में बना ली थी। इससे 1613 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री बनने से पहले। तो ये याद रखना पड़ेगा। यदि कहा जाए अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री तो 1608 ईस्वी सूरत, लेकिन सबसे पहले कौन सी फैक्ट्री बन के तैयार हुई? तो 1611 ईस्वी में। कहाँ पर? तो मसूलीपट्टनम में। ये बातें भी याद रखनी है। मसूलीपट्टनम जो है ये गोलकुंडा राज का बंदरगाह था। मसूलीपट्टनम क्या था? तो गोलकुंडा राज का बंदरगाह था। यहाँ से अंग्रेज़ जो है कि स्थानीय सूती वस्त्र जो वहाँ पर बन रहे थे उसको खरीद करके फारस एवं वेंटम भेजते थे। कहाँ भेजते थे? फारस एवं वेंटम भेजते थे। यहाँ पर भी मसूलीपट्टनम में भी अंग्रेज़ों का विरोध होने लगा कुछ कारणों से।
यहाँ के लोगों को अंग्रेज़ों की नीति अच्छी नहीं लगी होगी, तो इस कारण से मसूलीपट्टनम में भी अंग्रेज़ों का विरोध होने लगा। साथ साथ जो वहाँ के स्थानीय अधिकारी थे वो बार बार रुपयों की मांग करने लगे। परेशान हो गया फिर से अंग्रेज़ यहाँ पर भी, मसूलीपट्टनम में भी, और उन्होंने 1629 ईस्वी में अमरगांव में अपनी दूसरी कोठी स्थापित की। तो अंग्रेज़ों ने 1629 ईस्वी में अमरगांव में अपनी दूसरी कोठी खोली। कहाँ पर खोली? अमरगांव में, ये याद रखना है, अमरगांव में। तो अंग्रेज़ों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री, दूसरी कोठी कहाँ पर खोली? अमरगांव में। कहाँ, कौन से ईस्वी में? 1629 ईस्वी में। ये अमरगांव जो है ये पुलिकट से उत्तर पड़ता था, कुछ मील उत्तर था। और पुलिकट क्या था? उस समय डचों का मुख्यालय था। उस समय डचों का मुख्यालय था पुलिकट, और पुलिकट से कुछ मील उत्तर दिशा में अमरगांव पड़ता था। वहाँ पर अंग्रेज़ों ने 1629 ईस्वी में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी खोली। क्वेश्चन आ सकता है, अंग्रेज़ों की दूसरी व्यापारिक कोठी 1629 ईस्वी में कहाँ पर बनी? अमरगांव। अमरगांव याद रखना पड़ेगा हम लोगों को कि अंग्रेज़ों की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ पर बनी? 1629 ईस्वी में अमरगांव में बनी। इसके बाद फिर से अंग्रेज़ जो है कि अपने व्यापारिक गतिविधियों को विस्तार करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने जो है कि क्षेत्र व्यापार करने के लिए क्षेत्रों को पट्टे पर लेने लगा, वहाँ के राजाओं से अनुमति लेने लगा व्यापार करने के लिए। फिर थोड़ी दिनों के बाद गोलकुंडा के शासक ने, गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान दिया। क्या दिया? सुनहरा फरमान। ये सुनहरा फरमान कैसा था? तो गोलकुंडा के शासक, गोलकुंडा के सुल्तान ने कहा कि 500 पैगोडा वार्षिक देना होगा। आप 500 पैगोडा वार्षिक दे दीजिए और उसके एवज में आप पूरे वर्ष तक जो है कि व्यापार कर सकते हैं फ्री। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों के लिए सुनहरा फरमान था। तो 500 पैगोडे वार्षिक दे करके अनुमति मिल गई व्यापार करने की। किसको? अंग्रेज़ों को। कहाँ पर? तो गोलकुंडा में। तो इस प्रकार से 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा 500 पैगोडे वार्षिक के एवज में अंग्रेज़ों को व्यापार करने की अनुमति मिल गई। इसके बाद अंग्रेज़ों ने 1639 ईस्वी में मद्रास को पट्टे पर ले लिया। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा में 500 पैगोडे के एवज में व्यापार की अनुमति मिलती है। फिर उसके साथ साथ 1639 ईस्वी में मद्रास को पट्टे पर लिया। अभी तक अंग्रेज़ों का राजनीतिक गतिविधियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने किसी भी क्षेत्र पर अपना अधिकार नहीं किया था। अभी व्यापारिक गतिविधियों को ही वे लोग बढ़ा रहे थे, अपने व्यापार को ही बढ़ा रहे थे। तो 1639 ईस्वी में मद्रास को पट्टे पर लिया। फ्रांसिस डे नामक अधिकारी थे, उन्होंने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था। तो मद्रास को पट्टे पर किससे लिया? तो चंद्रगिरी के राजा से। चंद्रगिरी के राजा से, ये याद रखना है। तो अंग्रेज़ों ने मद्रास को 1639 ईस्वी में पट्टे पर लिया। कहाँ के राजा से? चंद्रगिरी के राजा से। चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को 1639 ईस्वी में पट्टे पर लिया। मद्रास को 1639 ईस्वी में पट्टे पर चंद्रगिरी के राजा से लिया। किसने? अंग्रेज़ों ने। और उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन थे? फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे, तो ये याद रखना पड़ेगा। फ्रांसिस डे किससे लिया? चंद्रगिरी के राजा से। किसको लिया? तो यहाँ पर मद्रास को पट्टे पर ले लिया। ठीक है, तो मद्रास पट्टे पर ले लिया। अब वहाँ पर भी ये व्यापार अच्छी तरीके से कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने मद्रास में एक किलाबंद कोठी बनाई। मद्रास में एक किलाबंद कोठी बनाई। उस कोठी का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम की व्यापारिक कोठी जो है, किलाबंद कोठी जो है, ये मद्रास में किसने बनाई? तो अंग्रेज़ों ने बनाई। फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो इस प्रकार से मद्रास में अंग्रेज़ों ने व्यापारिक किलाबंद कोठी बनाई। यानी कि किलाबंद कोठी थी, यानी कि ऐसी व्यापारिक कोठी थी जिसके चारों तरफ से बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। उसका क्या नाम था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1651 ईस्वी में हुगली में व्यापारिक कोठी स्थापित की। उसके बाद जो है 1651 ईस्वी में हुगली में इन्होंने व्यापारिक कोठी स्थापित की। यानी कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में ये अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं और व्यापारिक कोठी की स्थापना कर रहे हैं। यानी कि अंग्रेज़ों ने 1651 ईस्वी में कहाँ पर व्यापारिक कोठी स्थापित की? तो हुगली में। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि अंग्रेज़ों ने हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी कब स्थापित की? तो 1651 ईस्वी में। मद्रास को पट्टे पर कब लिया? 1639 ईस्वी में।
ठीक है। और गोलकुंडा में व्यापार करने का अनुमति कब मिला? तो 1632 ईस्वी में। क्या था वार्षिक कर उसका? तो 500 पैगोडा। तो हुगली पर अधिकार के पश्चात अंग्रेज़ों ने कासिम बाजार, पटना, राजमहल में कारखाने स्थापित किए। अब हुगली में जब व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली उन्होंने, तब उसके साथ साथ जो है कासिम बाजार में भी उन्होंने की, पटना में, उसके साथ साथ राजमहल में, इत्यादि जगहों पर उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करनी शुरू कर दी। इसके बाद अंग्रेज़ों को, यानी कि अंग्रेज़ी कंपनी को, जो भारत में व्यापार कर रही थी, उसको जो है कि मुंबई द्वीप भी मिल जाता है। इसके पीछे एक कहानी है। सबसे पहले तो जो अंग्रेजी शासक थे, यानी कि ब्रिटिश सम्राट थे, उसको मुंबई द्वीप पहले दहेज में मिला। अब दहेज में मिलने के बाद उन्होंने फिर से जो अंग्रेजी कंपनी भारत में काम कर रही थी, उसको उन्होंने कुछ कर लेकर के मुंबई द्वीप सौंप दिया। तो इसके पीछे क्या कहानी है कि उस समय इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय। उनका विवाह जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है। चार्ल्स द्वितीय का विवाह किसके साथ होता है? तो कैथरीन के साथ होता है। चार्ल्स द्वितीय का विवाह किसके साथ होता है? तो कैथरीन के साथ। कैथरीन का पूरा नाम क्या था? कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह कैथरीन से होता है। इस अवसर पर जो पुर्तगाली सम्राट थे, पुर्तगाली व्यापारी थे, उन्होंने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई द्वीप दे दिया। अब समझिए कि ये पुर्तगाल की रानी थी, राजकुमारी थी कैथरीन, उसका शादी होता है इंग्लैंड के राजकुमार से, और पुर्तगाल के व्यापारियों ने दहेज स्वरूप मुंबई द्वीप दे दिया। किसको? तो चार्ल्स द्वितीय को, यानी कि ब्रिटिश सम्राट को दे दिया। अब कुछ दिन के बाद 1961 के बाद जो है, कुछ दिन यानी कि 1968 में, ये जो ब्रिटिश सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, इन्होंने क्या किया, ये जो मुंबई द्वीप उसको दहेज में मिला था, इस मुंबई द्वीप को उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर के, कितना? 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर के उन्होंने जो भारत में काम कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको सौंप दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम ये मुंबई द्वीप ले लो, यहाँ पर तुम व्यापार करो, जो करना है करो, हमको क्या चाहिए? 10 पाउंड वार्षिक किराया चाहिए। तो इस प्रकार से मुंबई द्वीप भी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल चुका था व्यापार करने के लिए। उधर उन्होंने 1639 ईस्वी में मद्रास को पट्टे पर ले लिया था। 1632 ईस्वी में 500 पैगोडे के एवज में व्यापार करने का अधिकार मिल चुका था। 1651 ईस्वी में जो है कि हुगली में उन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। उसके साथ साथ जो है कि कासिम बाजार, पटना, राजमहल इत्यादि क्षेत्रों में उन्होंने व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली थी, और इस प्रकार से उन्होंने भारत के अन्य क्षेत्रों में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया और विस्तारित किया। मुंबई प्रेसिडेंसी की जब बात करें, यानी कि मुंबई शहर को बसाने की बात करते हैं, तो यहाँ पर गेराल्ड ओंगियार का नाम आता है। गेराल्ड ओंगियार को मुंबई शहर का, यानी कि मुंबई प्रेसिडेंसी का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गेराल्ड ओंगियार, ये भी याद रखना है। मुंबई का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? गेराल्ड ओंगियार को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। फिर इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से इंग्लैंड में फिर से प्रतिद्वंदी कंपनियां स्थापित हो रही थी, कोलकाता शहर की स्थापना किस प्रकार से हुई, फिर उसके बाद जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, बंगाल के क्षेत्रों में अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से अपने व्यापार को और ज़्यादा विस्तारित किया। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।